पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे पंचकुला। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, कहा मन की बात कार्यक्रम से मिलती है प्रेरणा। अनिल विज ने राहुल गांधी पर किया कटाक्ष, कहा दिवंगत मनमोहन सिंह के खिलाफ राजनीति करने से गुरेज नहीं कर रहे, राजनीति और समय पर की जाए तो बेहतर। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने दी दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। रोहतक से विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि मनमोहन सिंह ने रखी थी विकसित राष्ट्र की नींव। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष, कहा मौत पर राजनीति करके कांग्रेस ने अपना हल्कापन दिखाया। स्वर्गीय चौधरी ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे अनुराग। कलानौर में 22 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या। कलानौर के वार्ड नंबर 4 का रहने वाला था मृतक प्रवीण। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान सीएम ने ये कहा कि मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा मिलती है और ये एक सराहनीय कार्यक्रम है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। पंचकुला में बूथ नंबर 96 पे हमारे बूथ अध्यक्ष अनुराधा पुरी जी और रमेश राणा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके निवास स्थान के ऊपर आज हमने प्रधानमंत्री जी के 170वें एपिसोड को यहाँ पर सभी हमारे जो बूथ नंबर 96 के सभी कार्यकर्ता और यहाँ के लोगों के साथ हमने आज देखा है। क्योंकि हर बार आदमी प्रधानमंत्री जी जो मन की बात में जिक्र करते हैं, अभी हरियाणा का भी जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि मलेरिया को लेकर के किस प्रकार से जागरूकता और उसके मलेरिया को रोकथाम के लिए क्या क्या प्रयास वो किए जा रहे हैं। चाहे स्पोर्ट्स की बात है और चाहे एपीओज की बात है कि किस प्रकार से एक किसानों ने एक अपना एपीओज बनाया, एक संघ इकट्ठा किया और उसके माध्यम से धीरे धीरे लगातार अपने कारोबार को एक ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। ये ऐसा देश के अंदर विभिन्न स्थानों के ऊपर जो अच्छे कार्य कहीं न कहीं लोग करते हैं, ग्रुप में करते हैं, ऐसे लोगों के कार्यों को उजागर करते हुए देश के सामने प्रस्तुत करना और उससे प्रेरणा भी मिलती है। मन की बात के अंदर से इस प्रकार के विषय जुड़े होते हैं, चाहे वो फिट इंडिया की बात हो, चाहे अन्य कोई कार्य की बात हो। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निगम बोध में अनुष्ठान कर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी उनकी पार्टी के सहयोगी दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ भी राजनीति करने से गुरेज नहीं कर रहे। सुनिए क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने। राहुल गांधी, इनकी पार्टी, इनकी सहयोगी पार्टियों को शर्म भी तो नहीं आती है कि ये मृत पड़े पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। राजनीति और समय पर भी की जा सकती है। अभी उनका जहां स्मारक बनना जगह तय नहीं हुई थी, सरकार ने बता दिया कि हम जगह तय कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो जगह तय नहीं की है तो कहीं तो उनका संस्कार होना था। तो उनका जो संस्कार है निगमबोध घाट पर हुआ है। इसी बहाने कई महानुभावों के कदम भी निगमबोध घाट तक चले गए, जो शायद कभी ना जाते हों, क्योंकि वो आम जनता के लिए शमशान बनाया हुआ है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार इसमें कोई राजनीति नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक कार्रवाई करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद रोहतक में जिला कांग्रेस भवन में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। तो रोहतक के विधायक बीबी बत्रा भी मौजूद रहे। बत्रा ने ये कहा कि आज देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। ये उनके द्वारा रखी गई नींव थी, जो आधार कार्ड, मनरेगा,
राइट टू एजुकेशन, राइट इन्फॉर्मेशन उन्हीं की देन थी। बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत बड़े व्यक्तित्व के मालिक थे और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े लर्नेड आदमी थे। उन्होंने इस देश के आर्थिक सुधारों की नींव रखी और जो आज देश डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, अगर उसकी आधारशिला रखी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसकी आधारशिला रखी। वो इस देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे, वो इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे, फॉरेन के भी रहे। उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में के अंदर यूएस और इंग्लैंड के अंदर शिक्षा भी प्राप्त की, स्कॉलरशिप में। एक साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने आज जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, आज हम देश की जो तरक्की की बात करते हैं, आज हम आधार कार्ड की बात करते हैं, आज मनरेगा की बात करते हैं, आज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं, इन सब की देन अगर थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार और उनके लिए स्मारक बनाए जाने की जगह के विवाद पर भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार करना, झूठ बोलना, अफवाहें फैलाना और किसी की मौत पर राजनीति करके कांग्रेस ने अपना हल्कापन दिखाया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2013 में कांग्रेस की सरकार ने ही किसी भी पूर्व पीएम के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए विशेष स्थान को वर्जित किया था। कांग्रेस ने अपने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव का संस्कार भी दिल्ली में नहीं करने दिया। अनुराग ठाकुर स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी के गांव में जा रहा हूं ताकि उनको श्रद्धांजलि दे सके। एक बड़े वरिष्ठ नेता थे, वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं हरियाणा राज्यों को दी और यही नहीं, हिमाचल से भी उनका एक बहुत गहरा रिश्ता है। मुझे आज भी याद है कि जहां प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे और पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह बादल जी और हरियाणा में श्री ओम प्रकाश चौटाला जी। हिमाचल इन दोनों राज्यों में सबसे छोटा था, लेकिन दोनों राज्यों ने एक बड़े भाई की भूमिका सदा निभाई। जब जब प्रेम कुमार धूमल जी ने उनसे बातचीत की, तीनों अलग अलग दलों से थे, इनेलो था, अकाली दल था और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में थी। एक बार हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शिमला आने लगे क्योंकि उनको लगता था कि हिमाचल की बहुत सारी गाड़ियां यहां से जाती, तो टैक्स का इशू था। तो धूमल जी ने चौटाला जी को फ़ोन करके कहा कि हम छोटे भाई के नाते, हमारी तो लाइफलाइन जीवन रेखा ही सड़कें हैं, हमारे पास ट्रेन नहीं, कुछ नहीं, तो अगर हमारे ऊपर अगर आप इस तरह का टैक्स लगाओगे और हमारी बसों की संख्या कम करोगे तो हिमाचल के लोगों का नुकसान होगा। तो चौटाला साहब ने कहा कि मेरा मंत्री आएगा, चाय पी के वापस आ जाएगा, और वही उनके मंत्री आए, चाय पी के चले गए। उन्होंने हिमाचल पे कुछ नहीं किया, ना बसें कम की, ना टैक्स लगाया। रोहतक जिले के कलानौर कस्बे के वार्ड नंबर 4 स्थित 22 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान प्रवीण निवासी कलानौर के रूप में हुई है। तो युवक के घर के बाहर गली में चौपाल के पास 3 युवकों ने अचानक से हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद उसे कलानौर के अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। तो पुलिस ने मृतक की मां के बयान के आधार पर 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। 7:30 बजे रही, मैं काम पे से आया था। जब आगे पता लगा, जब नूनू बात होगी, जब मेडिकल में लेके जा रहे थे, मेडिकल में से रोहतक रेफर करा, जब राम में दम तोड़ दिया था जी। कितनी उम्र थी इसके भाई की? 21 साल का था जी। ये काम कर करता है? काम तो सिक्का करता जी, मोबाइल लगा। कल शाम को करीब 7:30 बजे सूचना मिली थी कि प्रवीण नाम के लड़के को 3-4 लड़कों ने उसको चाकू मार दिया और उस पे परिवार वालों ने दरखास्त दे दी। बाई नेम FIR दर्ज होगी।
कार्रवाई जारी है। हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं इसमें, सीआईए भी, थाना की भी, चौकी की भी, सभी मुलाजिम उनको पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। कहते हैं मन में कुछ पाने के लिए दृढ़ इच्छा और शक्ति हो और हौसले बुलंद हो तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है, और ये सब कर दिखाया है चरखी दादरी जिले के बाडढ़ा निवासी बुजुर्ग एथलीट रामकिशन शर्मा ने। जी हाँ, करीब 73 वर्षीय रामकिशन शर्मा ने ढलती उम्र में स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में 263 मेडल जीतकर इतिहास रचा है। मेडल मशीन के नाम से विख्यात बुजुर्ग खिलाड़ी को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने की टीस है और मुख्यमंत्री से बुजुर्ग खिलाड़ियों को सम्मान दिलाने की गुहार भी लगाई है। जरा देखें। मैं रामकिशन शर्मा, मूल रूप से भांडवा निवासी, एज 70+, जो 30 साल से बाढ़ में रहते हैं। मैंने खेल की शुरुआत दिसंबर 2016 से की थी। अब दिसंबर 2024 में 8 साल मेरे को खेलते हुए हो गए। अब तक 6 इंटरनेशनल के गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, 143 गोल्ड मेडल नेशनल के और 25 सिल्वर नेशनल के, 5 ब्राउन्ज नेशनल के व 84 गोल्ड मेडल स्टेट के हासिल किए हैं। टोटल मेडल संख्या 263 हो गई है। 3 साल में मेडलों और शतक अपने नाम रिकॉर्ड है। और मैं अब भाई, मेरा हौसला तो अभी बिल्कुल बुलंद है, लेकिन सरकार द्वारा मुझे कोई मेरी मेहनत का वो फल नहीं मिला है। मैं सरकार से एक गुहार लगाता हूँ कि मेरे को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिलाया जाए और जिससे मैं अपना खेल जारी रख सकूँ व देश के लिए और भी गोल्ड मेडल ला सकूँ। नए साल 2025 की शुरुआत होने जा रही है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वहीं साल 2024 हरियाणा के राजनीतिक पार्टियों के लिए कई मायनों में चौंकाने वाला और खास रहा। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए साल भर की सियासी हलचल दिखाते हैं। कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल रही है। ये खेल है, बॉल को भी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। आप 8 तारीख को नतीजे आने दीजिए, ये तो सारी चर्चाएं उसके बाद। कि जनता का विश्वास बता रहा है कि लोगों ने मन बना लिया। दवाड़ी में एक तरफा जेजेपी एएसपी गठबंधन की जीत। इस दौड़ में भी वैसे भी हम सबसे आगे चल रहे हैं। अब तो खुद ही भाजपा साफ होने जा रही है। दिल्ली के चुनाव में भी देखिए, मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हो रही है। भाजपा ने चला मास्टर स्ट्रोक, रिकॉर्ड तीसरी बार लगाई जीत की हैट्रिक। साल 2024 हरियाणा भाजपा के लिए कई मायनों में बहुत खास और बहुमत वाला रहा। इस साल हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च महीने में भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए हरियाणा में सीएम चेहरा बदला और मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को प्रदेश का नया सीएम घोषित कर सभी को चौंका दिया, जिसके बाद पार्टी ने पूरी कैबिनेट बदली, जननायक जनता पार्टी का साथ भी छोड़ा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। बेशक इस चुनाव में पिछली बार के मुकाबले भाजपा ने 5 सीटें गंवाई, लेकिन विधानसभा चुनाव में नायब सैनी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ रिकॉर्ड तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाकर ऐसा इतिहास रचा कि अन्य सियासी दल देखते ही रह गए। रुझानों में पीछे चलने वाली भाजपा ने नतीजों में सभी को पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड तीसरी बार प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बना डाली। कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना रहा अधूरा, गुटबाजी के चलते डूबा कांग्रेस का टाइटैनिक। अब बात हरियाणा कांग्रेस की करें तो ये साल उनके लिए कभी ना भूलने वाला साल रहा। लोकसभा चुनाव में 10 में से 7-8 सीटों को जीतने की स्थिति के बावजूद कांग्रेस 5 सीटें ही जीत पाई, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना ऐसा टूटा जिसकी कल्पना पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने की ही नहीं थी। रुझानों में सरकार बनाने वाली कांग्रेस नतीजे आते आते बहुमत के आंकड़े के काफी पीछे रह गई। लिहाजा एक बार फिर गुटबाजी, बिना संगठन के पुनर्गठन, नेताओं की बयानबाजी
भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिद और कुमारी सैलजा की अनदेखी के चलते हरियाणा में कांग्रेस का टाइटैनिक डूब गया और कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना भी सपना ही रह गया। इस साल अर्श से फर्श पर आ गिरी जेजेपी पार्टी हो गई जीरो। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के लिए ये साल राजनीतिक तौर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। साल 2024 की शुरुआत में बड़े बड़े दावे करने वाली जेजेपी साल खत्म होते होते अर्श से फर्श पर आ गई। पार्टी को एक एक कर कई बड़े झटके लगे। साल की शुरुआत में ही पार्टी को पहला झटका तब लगा जब भाजपा ने जेजेपी को राम राम कह दिया और सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रही सही कसर जेजेपी के खुद के विधायकों ने ही कर दी और लोकसभा चुनाव में हार के बाद 10 विधायकों वाली जेजेपी के करीब 7 विधायक कांग्रेस और बीजेपी के साथ हो लिए, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन ये गठबंधन जेजेपी की नैया को पार नहीं लगा पाया। लिहाजा विधानसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और 2019 में 10 विधायकों वाली जेजेपी 10 से 0 पर आ गई। वहीं सरकार में डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला डिप्टी से पूर्व विधायक होते होते हरियाणा के राजनीतिक नक्शे से किनारे पर आ गए। 1 से 2 पर आई इनेलो, लेकिन खुद चुनाव हार गए अभय चौटाला। वहीं रीजनल पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के लिए ये साल कुछ खास नहीं रहा। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। विधानसभा चुनाव में ना गठबंधन पार्टी के काम आया और ना ही बड़े बड़े चुनावी वादे। अभय चौटाला ने बेशक 2019 के मुकाबले पार्टी के बेहतर होने की बात कही थी, लेकिन ना पार्टी कुछ खास कर पाई और ना ही खुद अभय चौटाला। इस साल विधानसभा चुनाव में हारकर अभय चौटाला विधानसभा से बाहर ही हो गए, लेकिन उनके बेटे अर्जुन चौटाला ने अपना खाता जरूर खोला और विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 1 से 2 पर ले आए। वहीं इस साल पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के निधन से भी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई कोई चमत्कार, खाली ही रहे हाथ। आखिर में बात आम आदमी पार्टी की होगी, जो इस साल हरियाणा में कोई भी कमाल नहीं कर पाई। इस साल भाजपा को टक्कर देने की बात करने वाली पार्टी आप कोई खास शुरुआत नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सिर्फ 1 सीट कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को हार ही नसीब में आई। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिशें भी सिरे नहीं चढ़ पाई। लिहाजा बिना गठबंधन विधानसभा चुनाव के दंगल में उतरी आम आदमी पार्टी के पहलवान चुनावी नतीजों में चित नजर आए और पार्टी के सपने सिर्फ सपने ही रह गए। पीटीसी न्यूज के लिए अतुल वर्मा की खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।